पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बाबर ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोग सिर्फ मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। लेकिन पहले ही युद्ध में राणा सांगा ने उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया था। राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य लड़े गए पहले ही युद्ध के बाद में बाबर राणा सांगा के बारे में लिखता है कि किताब एक जो बाबर का एक खास सिपाही सलार था, उसने राणा सांगा की सेना के किसी निहत्थे राजपूत सिपाही पर हमला किया। उस राजपूत ने पास में खड़े किताबे के ही एक नौकर से तलवार छीनकर किताबे के कंधे पर ऐसा वार किया कि किताबे आगे राणा सांगा से हुए किसी भी युद्ध में फिर भाग नहीं ले पाया। राणा सांगा से मुगल फौज को जान बचाकर भागना भारी पड़ गया था। इस युद्ध के बाद मुगल सेना में राणा सांगा का ऐसा भय व्याप्त हो गया था कि कोई सैनिक दोबारा युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये भरतपुर के पास बयाना में लड़ा गया था और आज की वीडियो में हम इसी युद्ध के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर दिल्ली का स्वामी बन गया और कुछ दिन बाद उसने आगरा भी जीत लिया। बाबर ये अच्छी तरह जानता था कि इब्राहिम लोदी तो बाबर ना आता तो भी खत्म ही था। हिंदुस्तान में उसका जो सबसे प्रबल शत्रु था वो राणा सांगा थे। राणा सांगा की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा से वो भली भांति परिचित था। उसे पता था कि राणा सांगा से युद्ध के दो ही परिणाम होंगे, या तो वह हिंदुस्तान का सम्राट बन जाएगा या फिर उसके हिंदुस्तान फतेह के सपने पर उसकी सारी मेहनत, उम्मीद, आशाओं पर पानी फिर जाएगा और उसे वापस काबुल भागना पड़ेगा। यहाँ बाबर राणा सांगा पर प्रतिज्ञा भंग का आरोप लगाता है। बाबर इस बारे में अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि राणा सांगा ने ही एक दूत के हाथों संदेश भेजकर बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत बुलाया था। राणा सांगा ने कहा था कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा उसी समय राणा सांगा आगरा पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन राणा सांगा ने वचन भंग किया। वो अपने वचनों पर अड़िग नहीं रहे, क्योंकि ना तो राणा सांगा पानीपत के मैदान में सहायता करने पहुंचे, ना ही उसने उस समय आगरा पर चढ़ाई की। तो बाबर तो ये कहता है कि राणा सांगा ने ही मुझे बुलाया था और फिर मेरी मदद नहीं की। अब दूसरी तरफ की बात भी सुन लेते हैं। राणा सांगा के राजपुरोहित की डायरी से हमें पता चलता है कि राणा सांगा और बाबर के मध्य रायसीन के सरदार सिलहदी तंवर के माध्यम से कुछ पत्र व्यवहार हुआ था। मेवाड़ के अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें जानकारी मिलती है कि स्वयं बाबर ने राणा सांगा से सहायता मांगी थी, लेकिन राणा सांगा ने जब अपने सामंतों से सलाह मांगी तो सामंतों ने कहा कि एक सांप को दूध पिलाने का कोई फायदा नहीं है, और अपने सामंतों की बात मानकर राणा सांगा ने बाबर की कोई सहायता नहीं की। हम उस समय में दोनों की स्थितियों पर एक नजर डालते हैं और आप स्वयं कमेंट में बताना कि सहायता की जरूरत किसको थी। पहले राणा सांगा की स्थिति समझ लेते हैं। राणा सांगा उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य के राजा थे, इतने कि पूरे उत्तर भारत का नेतृत्व वही कर रहे थे। राणा सांगा की शक्ति के बारे में खुद बाबर ने ही अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा है कि राणा सांगा अपनी तलवार और बहादुरी के दम पर इतना शक्तिशाली हो गया था कि मालवा, गुजरात या दिल्ली का कोई भी शासक उसे अकेला परास्त ही नहीं कर सकता था। दूसरा, राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पहले ही दो बार, एक बार खातौली में और दूसरी बार बाड़ी में परास्त कर चुके थे। उसके बहुत से भाग को कब्जाए बैठे थे। इब्राहिम लोदी खत्म शासक था। उसे तीसरी बार परास्त करने के लिए राणा सांगा को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। अब बाबर की स्थिति देख लेते हैं। बाबर विदेशी था। बाबर काबुल से सेना लेकर दिल्ली आ रहा था, तो लोकल सपोर्ट की जरूरत बाबर को होनी चाहिए थी। अब सपोर्ट भी आदमी उसी से ही मांगेगा जो सपोर्ट करने की स्थिति में होगा, और बाबर जानता था कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पहले ही दो बार परास्त किया हुआ था। तो आप इसका खुद फैसला करके कमेंट में बताओ कि मदद की जरूरत किसको थी। अच्छा, राणा सांगा भी जानते थे कि अब उनका मुकाबला इब्राहिम लोदी से अधिक प्रबल शत्रु से होने वाला है, तो उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित करना और राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसके चलते राणा सांगा ने गागरोड से अपनी फौजें चित्तौड़ बुला ली। इब्राहिम लोदी के मारे जाने से दिल्ली के जो अधीनस्थ इलाके थे उनमें अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, तो राणा सांगा ने मौके का फायदा उठाकर उन भागों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। राणा सांगा ने सवाई माधोपुर में स्थित खंडार के किले को घेर लिया।
किले के स्वामी ने राणा सांगा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और राणा सांगा ने खांडार के आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया। इन गांवों में जो आबादी थी वो मुस्लिम थी, तो राणा सांगा का अधिकार हो जाने से इस मुस्लिम आबादी को यहाँ से पलायन करना पड़ा और ये लोग सीधे पहुंचे बाबर की शरण में, जहां इन लोगों ने भी बाबर को राणा सांगा के खिलाफ भड़काने का काम किया। बाबर भी राणा सांगा के खिलाफ हिंदुस्तान में खुद को मजबूत करने के लिए यहाँ के शासकों से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा था और अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। बाबर ने इसी क्रम में धौलपुर और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ग्वालियर में इस समय राजा विक्रमादित्य या विक्रमाजीत का शासन था। राजा विक्रमाजीत ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के पक्ष में युद्ध लड़ा था, जिसमें राजा विक्रमाजीत वीरगति को प्राप्त हुए। वो जो कोहिनूर हीरा है वो हुमायूं को इसी विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था, जो कई शासकों से होते होते इंग्लैंड पहुंचा और आज के समय में टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। बयाना सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। बयाना के किले पर राणा सांगा का अधिकार था। राणा सांगा ने निजाम खान को यह किला जागीर में दे रखा था, तो बाबर ने पहले अपने मित्र इश्क आका को बयाना पर कब्जा करने भेजा, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बयाना भेजा। मेहंदी ख्वाजा बयाना के किले पर अधिकार करने में सफल हो जाता है। जब इसकी सूचना राणा सांगा को मिली तो राणा सांगा सेना लेकर चित्तौड़ से बयाना की तरफ रवाना हुए। बाबर ने मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी और भेजी। जब राणा सांगा रणथंभौर पहुंचे तो बाबर ने सिलहेंदी तवर के माध्यम से राणा सांगा से सुलह करने की कोशिश की, लेकिन राणा सांगा अपने फैसले पर अटल रहे। बाबर उस समय फतेहपुर सीकरी में था। यदि बाबर चाहता तो राणा सांगा से पहले स्वयं बयाना पहुंचकर राणा सांगा के खिलाफ युद्ध लड़ सकता था, लेकिन उसे पता था कि यदि इस समय राणा सांगा का सामना किया तो निश्चित तौर पर ही उसे या तो जान गंवानी पड़ेगी, यदि बच गया तो काबुल भागना पड़ेगा। इसलिए वह फतेहपुर सीकरी में ही ठहरा रहा। राणा सांगा बयाना पहुंचे और 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगल फौज को बुरी तरह परास्त किया। मुगल फौज को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। राणा सांगा के वीर राजपूतों ने बयाना के युद्ध में मुगल फौज से रणकंकड़, बर्दी, वितान, कनाते तक छीन ली, जो आज भी उदयपुर सिटी पैलेस में मौजूद हैं। बाबर ने बयाना के युद्ध के बारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है, हमारी फौज में ये खबर फैली कि राणा सांगा तेजी से आगे बढ़ता हुआ बयाना की तरफ आ रहा है। उस समय हमारा पैगाम पहुंचाने वाले गुप्तचर ना तो किले के अंदर जा सके, ना ही हमारी कोई खबर वहां तक पहुंचा सके। बयाना की लड़ाई में हमारी फौज राणा सांगा से हारकर भाग निकली। इस लड़ाई में सगर खान मारा गया। किताब एक ने एक राजपूत पर हमला किया तो उस राजपूत ने किताब एक के नौकर से तलवार छीनकर उसके कंधे पर ऐसा वार किया कि वह राणा सांगा के खिलाफ आगे के युद्धों में फिर शामिल नहीं हो पाया। वहां से भागे हुए सिपाहियों ने राणा सांगा और उसके साथी राजपूतों की बहादुरी की इतनी तारीफ की जिससे हमारी सेना में हड़बड़ी फैल गई। इस तरह राणा सांगा ने बयाना के इस युद्ध में एक तरफा जीत हासिल की और बाबर को पहले ही युद्ध में राजपूतों की शक्ति और वीरता का एहसास कराया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय या सवाल हमें कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।